अभिषेक कुमारी, निशा, कृष्णनंदन कुमार सिंह, ज्योति गुप्ता, गुड इवनिंग संजय कुमार, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है भाई? क्या चल रहा है? किस तरह की चीजें हैं? राधिका कुमारी और सभी बच्चे कैसे हैं आप लोग? आवाज और वीडियो आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रहा है बच्चों? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग आरके सिंह, राधिका कुमारी, प्रीति भगत। प्रीति भगत तो बहुत पुरानी स्टूडेंट है, बहुत दिन बाद क्लास में दिख रही हैं। पूनम कुमारी, राधिका कुमारी, ज्योति गुप्ता, वेरी गुड। चलिए, आज हम लोग एक बीपीएससी का एक मेन का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। वो है बीपीएससी जो है बीपीएससी मेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। कृष्णनंदन कुमार सिंह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये टॉपिक है रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो जेंडर का रोल है, रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, भारतीय राजनीति में लिंग की भूमिका। भारतीय राजनीति, जैसे आपने कल देखा था कि भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग की भूमिका, उसी तरह से बीपीएससी आपसे यह पूछ सकता है कि जो भारतीय राजनीति है उसमें लिंग की भूमिका क्या है। इस टॉपिक को पूरा अगर विस्तार से देखें तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लिंग क्या होता है, जेंडर क्या है, जेंडर क्या है। दूसरा यहां पर पॉइंट यह है कि लिंग और यौन में, सेक्स में क्या अंतर है। तो लिंग, जेंडर, और इसके साथ ही जब हम मेल और फीमेल यूज करते हैं तो इसमें भी मेल और फीमेल और स्त्री और पुरुष, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ये जेंडर के कॉन्सेप्ट हैं। और जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो ये क्या है, सेक्स के आधार पर प्राकृतिक रूप में मनुष्य को क्या बांटना है। इसके साथ ही बच्चों जो निजी और जो सार्वजनिक का विभाजन है, प्राइवेट पब्लिक डिवाइड जो है, जिसके आधार पर जो लिंग अधीनता है, जो स्त्री अधीनता है, वह क्या है, तय होती है। इसको हम लोग देखेंगे। चौथा, महिलाओं की जो राजनीतिक जो सहभागिता है, राजनीतिक सहभागिता को देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। ठीक है, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को देखेंगे। महिला और मतदान को देखेंगे। महिला और जो मतदान है उस मतदान को देखेंगे। महिला और मतदान के साथ ही जेंडर और पॉलिटिक्स को, लिंग और राजनीति को देखेंगे। और लिंग और राजनीति को देखने के साथ साथ हम लोग यहां पर महिलाओं और राजनीतिक दल के व्यवहार को देखेंगे। महिला और राजनीतिक दल के व्यवहार को देखेंगे और महिला राजनीतिज्ञों का जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे। ये टॉपिक है, ये पॉलिटी का टॉपिक होकर भी बहुत डायनामिक टॉपिक है और इसमें जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों को बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स, इन सेम वे रोल ऑफ क्लास इन पॉलिटिक्स एंड रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो दोनों में जो डिफरेंस, जो रोल है, रोल की बात तो हम कर रहे हैं तीनों में, लेकिन क्लास का जैसे रोल होता है, कास्ट का जैसे रोल होता है, वैसे ही जेंडर का भी रोल होता है। जैसे कि अगर आप गौर करें तो क्या नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की वजह से उनको ज्यादा महिला वोटर नहीं मिलते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शराबबंदी पर उठाए गए कदम की वजह से उनको महिलाएं अधिक वोट नहीं करती हैं? क्या हम महिलाओं को जो हम कहते हैं कि साइलेंट वोटर हैं, किसी भी रैली में, किसी भी राजनीतिक जलसे में, पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के नाते महिलाएं बहुत ही वोकल होकर उनकी भागीदारी नहीं होती है। रैली में भी महिलाएं ट्रैक्टर ट्राली से, बस से, जीप से, गांव से क्या है उठाकर लाई जाती हैं और एक क्या है कि तमाशबीन की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद महिला जब मतदान के लिए निकलती है तो वो बहुत डिसाइडेड और डिटरमाइंड होती है। और ज्यादातर परसेंटेज ऐसी महिलाओं का भारत में कह सकते हैं जो अपने घर के पुरुष मतदाताओं के कहने के बजाय अपने हिसाब से मतदान करती है। क्या ममता दीदी के जीतने में उनकी महिला जो वोटर हैं, उन महिला वोटरों का प्रभाव क्या अधिक नहीं है? या महिला वोटर्स की जो भूमिका है, वो भूमिका क्या है, अधिक नहीं है? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर बिल्कुल अधिक है। इसी तरह से क्या मोदी जी की जीत में, जो मोदी जी की जीत है, उस जीत में महिलाओं की जो साइलेंट वोटर के रूप में जो भूमिका है बच्चों, वो साइलेंट वोटर के रूप में भूमिका कहीं अधिक नहीं है? तो इन सवालों के उत्तर को जैसे ही आप देने की कोशिश करेंगे और उसके उत्तर में आप पाएंगे कि नहीं, महिलाएं तो भागीदारी कर रही हैं और बहुत सक्रिय भागीदारी कर रही हैं,
तो ये जो महिलाओं की जो भागीदारी है, इस भागीदारी को हमें समझना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना एक स्कीम घोषित की है। उसमें 23 साल से 59 साल के बीच की महिला को ये 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। कुछ उसमें शर्तें हैं और उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर सरकार ने 8000 करोड़ रुपए जो है वो 8000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में प्रावधान किया। यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में देखने को मिल रहा है कि कास्ट के बजाय, कास्ट के साथ साथ बजाय नहीं, जेंडर को भी एक राजनीतिक रूप से एक मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक मानकर राजनीतिक दल बड़े ही सूक्ष्म लेकिन बड़े ही व्यापक स्तर पर क्या है अपनी नीतियों को बनाने में मदद ले रहे हैं। तो ये बच्चों नए किस्म का सवाल होगा और बीपीएससी मेन में नए प्रकार की प्रवृत्तियों पर बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल क्या पूछे गए। लेकिन इन सबको समझने के पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को क्या है बताएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना नहीं शिल्पा सिंह, लाडली बहन योजना LBY अभी इस बार की इंडिया टुडे में, और अभी मैं संडे को इंदौर गया था, एमपीपीएससी के इंटरव्यू में एक लेक्चर था, एक सेमिनार था, तो वहां पर एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसने बुलाया था मुझे। तो वहां पर जो लाडली बहन योजना थी उस पर मैंने व्यापक वहां पर प्रकाश डाला कि भाई ये योजना जो है अगर चीफ मिनिस्टर कह रहे कि ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी है तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो क्यों इस बात को कह रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल राजनीतिक नुकसान उठाकर तो काम नहीं करता। इसका मतलब कि जेंडर के बेस पर अगर मोदी जी को 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाएं वोट कर सकती हैं, अगर ममता दीदी को मां माटी मानुस के यहाँ पर मां माटी मानुस के नाम पर ममता दीदी को बंगाल की महिलाएं वोट करके उनको मोदी जी और तमाम बीजेपी के बहुत ही धुरंधरों के रुकने के बावजूद भी बंगाल में उनका क्या है बाल बाका नहीं होता है। तो ये सब चीजें हमें बताती हैं कि महिला जो है उसके मतदान व्यवहार को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि जिसको हम जेंडर कहते हैं वो जेंडर दरअसल होता क्या है। अगर हम लिंग की बात करें, अगर हम जेंडर की बात करें तो ये जो जेंडर है, यहाँ पर ये जो जेंडर है लिंग है, ये लिंग क्या होता है? जो जेंडर है लिंग क्या है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल इस बात को समझना कि प्रकृति ने इंसान को, ज्यादातर इंसानों को नर और मादा के रूप में उत्पन्न किया है। कुछ लोग नर हैं मेल हैं, और कुछ लोग क्या है मादा या फीमेल हैं, ठीक है। ये नर और मादा जो है ये दरअसल इसीलिए इसको प्राकृतिक या जैविक अंतर कहते हैं। ये प्राकृतिक अंतर है, ये क्या है, ये नेचुरल क्या है डिफरेंस है। और ये नेचुरल जो डिफरेंस है, ये नेचुरल डिफरेंस क्या है प्रकृति के संदर्भ में क्या यहां पर है, नर और मादा को उनकी सामाजिक भूमिकाओं और हैसियत के आधार पर एक्सप्लेन करने वाली संकल्पना को जेंडर कहते हैं। एक बच्चों बहुत बड़ी विचारक रही हैं सिमोन द बोवार। उनको हम लोग राजनीति विज्ञान में दरअसल सिमोन द बोवार को क्या है नारीवाद की महान चिंतक के रूप में पढ़ाते हैं। सिमोन द बोवार का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बना दी जाती है। सिमोन द बोवार ने क्या कहा था? सिमोन द बोवार ने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बना दी जाती है। पैदा नहीं होती है, स्त्री क्या होती है, बना दी जाती है। समाज स्त्री और पुरुष की धारणाएं क्या है गढ़ता है, और जो प्राकृतिक रूप से अंतर है उन अंतरों को क्या है सामाजिक धारणाओं में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि जब आप समाज में सुनते हैं कि अरे लड़का होकर तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, ओ लड़के कहां रोते हैं? भावुकता तो लड़कियों की निशानी है और लड़कों की निशानी, पुरुष की निशानी क्या है? तार्किकता। इसका मतलब कि समाज की एक सोच है कि इमोशनल जो होगा वो लड़की में ज्यादा गुण होगा और रैशनल होने का जो गुण है वो गुण ज्यादा क्या होगा लड़के में होगा। अब विज्ञान इस बात को प्रूफ करे या ना करे, लेकिन समाज की धारणा है। समाज की धारणा क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि जब हम नर के साथ मेल के साथ दरअसल कुछ सामाजिक धारणाओं को लगा देते हैं, जो सामाजिक धारणाएं हैं उन सामाजिक धारणाओं को क्या है हम लगा देते हैं, पितृसत्ता को, पुरुष प्रधानता को लगा देते हैं, तो नर जो होता है वो पुरुष हो जाता है, मैस्कुलिनिटी हो जाती है। मैस्कुलिनिटी क्या है? अब इतनी मैस्कुलिनिटी है कि स्कूटी तो लड़कियों की क्या है भाई, लड़कियों का साधन है, और बुलेट लड़कों का है। अब अगर कोई लड़की बुलेट चलाते हुए दिख जाए तो अरे यार ये तो क्या बिल्कुल की क्या है पुरुष सत्ता में, पितृ प्रधानता में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए बच्चों क्या है कि प्रकृति ने मनुष्य को नर और मादा के रूप में बनाया। समाज के पास स्त्रियोचित और पुरुषोचित की कुछ धारणाएं हैं कि अरे लड़की को, स्त्री को शोभा नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे नर के साथ कुछ धारणाएं हैं वैसे ही क्या है फीमेल को भी क्या है कुछ सामाजिक धारणाओं से जोड़ दिया जाता है, और जब उसको सामाजिक धारणाओं से जोड़ दिया जाता है तो वह क्या हो जाती है स्त्री हो जाती है, उसमें फेमिनिटी आ जाती है, उसमें क्या फेमिनिटी आ जाती है। इसलिए कवियों को भी जब कोई बहुत वीरता के साथ कोई महिला युद्ध करती है तो उस युद्ध को भी क्या है कवि क्या लिखते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी भी अगर वीरता से लड़े तो मर्दानी हो जाती है, वो मर्दाना हो जाता है। अब मर्दाना कहो या मर्दानी कहो है तो वो मर्द से ही संबंधित। इसका मतलब ये है कि जो लिंग है बच्चों, ये लिंग एक सामाजिक धारणा है, एक सोशल कॉन्सेप्ट है। जेंडर जो है ये सामाजिक धारणा है, और ये सामाजिक धारणा होने की वजह से इसको समाज बनाता है। समाज के पास पुरुषोचित और स्त्रियोचित की कुछ गढ़े गढ़ाए फार्मूले हैं, और ये गढ़े गढ़ाए फार्मूले क्या हैं ये लगा दिए जाते हैं, और इस तरह से जो मेल है वो मैस्कुलिनिटी के साथ जुड़ जाता है और जो फीमेल है वो फेमिनिटी के साथ जुड़ जाता है। यहां मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बायोलॉजिकल डिबेट अंतर नहीं होते हैं, नर और मादा के बीच में हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन सिमोन ये कह रही हैं कि ये हार्मोनल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी अगर मनुष्य की दुनिया से बाहर निकलकर अगर हम पशुओं की दुनिया में, दूसरे प्राणियों की दुनिया देखें तो चाइल्ड बियरिंग और रियरिंग में, चाइल्ड बियरिंग के बाद भी जैसे घोड़े और घोड़ी के संदर्भ में देखें तो उनके रोल्स में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन मनुष्य के संदर्भ में क्या चेंज आ जाता है। तो यहां पर बच्चों इस बात को क्या हम लोग पहले बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्या हम लोग बताएंगे, ठीक है, ये पहला है। यहां पर इसीलिए बच्चों क्या है कि
जब हम लोग यहां पर यौन की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं, तो सेक्स का मतलब यहां पर हम केवल और केवल मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं, बस नर और मादा की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये दरअसल केवल एक प्राकृतिक स्थिति को व्यक्त करता है। लेकिन जब हम लोग लिंग की बात करते हैं, जब हम जेंडर की बात करते हैं, तो ये केवल एक प्राकृतिक स्थिति को व्यक्त नहीं करता। इसके साथ कुछ उचित और अनुचित की धारणाएं हैं। इसलिए जब आप राजनीति विज्ञान और दर्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर बच्चों को बताया जाता है कि यौन जो है यह क्या है? यह एक जीव वैज्ञानिक संकल्पना है। यह एक क्या है? यह एक बायोलॉजिकल क्या कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल जो है कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग क्या है? लिंग दरअसल एक सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट है, एक सांस्कृतिक अवधारणा है। अगर किसी आईएएस या बीपीएससी के इंटरव्यू में कोई महिला इंटरव्यू लेने वाली अगर बोर्ड में बैठी हो और सिगरेट पीती हुई मेज पर पैर रखकर क्या है टिका दे, और वहां पर इंटरव्यू देने वाला स्टूडेंट पहुंचे, तो वो एकदम अचकचा जाएगा, क्योंकि इस तरह के रोल को वो देखने के लिए क्या है, उसका अभ्यास नहीं, उसकी आदत नहीं है देखने की। इसका मतलब है कि सांस्कृतिक अवधारणा है, या क्या है, एक कल्चरल क्या कॉन्सेप्ट है। और कल्चरल कॉन्सेप्ट में क्या है कि अरे अरे तुम ये काम नहीं कर सकोगी। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर हम लोग उतरे और हमारे साथ और भी कुछ टीचर्स थे, तो हम लोगों ने जो कैब बुक की उसको चलाने वाली एक महिला कैब लेकर आई। तो बहुत पढ़ने लिखने के बाद आपके दिमाग का विस्तार तो थोड़ा मानसिक विस्तार तो हो ही जाता है। तो हम लोग विदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, भारत में भले दिल्ली में नहीं देख रहे थे, लेकिन यह अंदाजा तो था कि बहुत सी महिलाएं भी ऐसे पेशों में आ रही हैं जो पेशे आमतौर पर पुरुष जिन पेशों में संलग्न रहा करते थे। तो ये क्या है, लेकिन और लोगों को इसमें एडजस्ट करने में दिक्कत हुई कि यार सर छोड़ दीजिए, ये महिला ड्राइवर के साथ कहां हम लोग चलेंगे, और पता नहीं ठीक चलाती होंगी नहीं चलाती होंगी, ये सब है। तो मैंने कहा आइए ट्राई करते हैं कि कैसा चलाती हैं, और कुछ ना कुछ पता लगेगा कि महिलाएं जब इस तरह की भाई कोई ना कोई ऐसी बुनियादी चुनौती भी हो सकती है जिस चुनौती के यहाँ इसका मतलब क्या है कि तयशुदा रोल होते हैं, जैसे कि ये काम महिलाओं के अनुकूल है, ये काम महिलाओं के अनुकूल नहीं है। इस तरह के तयशुदा क्या है, प्रचलित छवियां होती हैं, तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं होती हैं। और इसलिए क्या है कि ये जो अंतर है ये मनुष्यों के बीच के प्राकृतिक अंतर को व्यक्त करता है। ये क्या है, ये नेचुरल डिफरेंस जो है इस प्राकृतिक अंतर को क्या करता है, प्राकृतिक अंतर को व्यक्त करता है। और ये क्या है, ये प्राकृतिक अंतर को व्यक्त नहीं करता, ये दरअसल हमारी जो समाज में तयशुदा जो भूमिकाएं होती हैं और तयशुदा भूमिकाओं के साथ साथ जो हमारी छवियां रची जाती हैं उनको व्यक्त करता है। क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, इतना भावुक होना भी क्या है, ठीक नहीं है। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो अरुण नेहरू जो है अपनी पत्नी मैगलीना को लेकर वापस आ रहे थे, और मैगलीना बहुत इमोशनल थी और वो हवाई अड्डे पर ही रोने लगी, यदि तो हम मिलकर आए थे। मैगलीना, क्योंकि अरुण नेहरू जो थे वो इंदिरा गांधी के रिश्तेदार थे, तो नेहरू ने कहा कि गांधी को सार्वजनिक रूप में रोने की इजाजत नहीं है। ठीक है, अभी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि गांधी माफी नहीं मांगते हैं। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो ये क्या है, आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो इसी स्टेटमेंट से कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रारूपिक रूप से होती हैं। दूसरी बात यहां पर यह है बच्चों कि यौन के आधार पर श्रम का प्राकृतिक विभाजन होता है, लेकिन दुनिया में कभी भी आप देखेंगे कि श्रम का प्राकृतिक विभाजन नहीं चलता। दरअसल श्रम का लैंगिक विभाजन का चलता है। जो श्रम होता है उसका लैंगिक विभाजन होता है, और इसीलिए टीचर का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, या फिर इसी तरह से नर्स का काम, ये सब स्त्रियों के उचित काम है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों के उचित नहीं है। जो निजी दुनिया है, जो परिवार की दुनिया है, ये क्या है, स्त्रियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अरस्तु ने ये कहा था कि घर की चारदीवारी के भीतर ही स्त्रियों को काम करना चाहिए। लेकिन जो सार्वजनिक दुनिया है जिसमें बहुत संघर्ष है, बाहर की जो दुनिया है, ये बाहर की दुनिया पुरुष के लिए है। इस तरह से निजी और सार्वजनिक का बच्चों क्या हो जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। इसलिए घर में खाना बनाने का काम महिला करेगी, लेकिन जहां पर खूब पैसा मिलेगा, किसी 5 सितारा होटल में, पटना के किसी 5 सितारा होटल में शेफ का जो काम है वो पुरुष करेगा। यहां खाना बनाने में कोई शर्म की बात नहीं है, यहां जो खाना बनाना है उस खाना बनाने में बच्चों को शर्म की बात कह रही है। तो यह है बच्चों, एक मैंने बेसिक आपको डिबेट बताया कि यौन और लिंग का क्या है कि घर के अंदर अगर काम खाना बनाने का होता है तो काम महिला को ही करना चाहिए। और भारत में जितने भी नेशनल रिप्यूट के जितने भी 5 सितारा होटल के जो शेफ हैं वो सब पुरुष हैं। इसका मतलब बाहर खाना बनाना जिसमें पैसा मिलता है उसमें कोई चीज आड़े नहीं आती है। इसका मतलब कि श्रम का एक लैंगिक विभाजन किया जाता है और औरत घर की चारदीवारी के भीतर सिमट कर रह गई। बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के लिए क्या है, पुरुष के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का जो हिस्सा है वो आधा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन जहां पर राजनीति है, राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। इसलिए राजनीति में लिंग की भूमिका, राजनीति में महिला की भूमिका को समझने के लिए इस ऐतिहासिक विचार को, इस भेदभाव को, इस अधीनता की स्थिति को क्या को देखना पड़ेगा। और इसलिए आप देखेंगे कि राजनीति में लैंगिक मुद्दे भी उभरे। महिला जो है वो मतदाता के रूप में बर्दाश्त है, वो 48% मतदाता है, ठीक है, महिला जो है, लेकिन नेता के रूप में बर्दाश्त नहीं है। महिला नेता, महिला संगठन है, महिला आंदोलन है, लेकिन महिला नेतृत्व नहीं है। और जिन पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम 1/3 आरक्षण की बात किए जाने के बावजूद भी एक ऐसी पुरुष पतियों की प्रजाति है जो सारी चीजों में दखल करती है, और वो महिलाओं को क्या है, खड़ा करते हैं। महिलाएं सिर्फ कठपुतली की तरह क्या होती हैं, काम करती हैं। तो इस तरह से बच्चों क्या है, ये एक बैकग्राउंड है इसका, ये जो इसका बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को लेकर जो परंपरागत विचार रहा है बच्चों, जो महिलाओं की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रही है, इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर राजनीतिक जो सहभागिता रही है, इस राजनीतिक सहभागिता को लेकर जो विचार रहा है, उस विचार को अगर देखा जाए तो ये विचार बच्चों 2 तरह का रहा है। एक परंपरागत विचार रहा है, और परंपरागत विचार क्या रहा है भाई, जो ट्रेडिशनल विचार रहा है, वो ट्रेडिशनल विचार ये रहा है कि जो महिला है चुनावी राजनीति से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना, मतदान करना, प्रचार करना, ये सब क्या है, इसमें क्या वो भाग ले। तो यहां पर चुनावी राजनीति से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना, जैसे
मतदान करना, जैसे प्रचार करना, पार्टी कार्यालयों से संबंधित होना, यह परंपरागत विचार रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ ही क्या है, जो समकालीन विचार है राजनीतिक सहभागिता को लेकर, जो समकालीन विचार है वो समकालीन विचार इससे थोड़ा भिन्न है। और वो इससे विचार भी कैसे भिन्न है कि सभी स्वैच्छिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए। मतलब यहां पर कि केवल चुनावी राजनीति में ही नहीं, सभी स्वैच्छिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए, जो सार्वजनिक नीतियों को बनाने, सार्वजनिक मामले के प्रशासन और सरकार के सभी स्तरों पर राजनीतिक नेताओं के चयन से जुड़ी हुई। मतलब यहां पर कि नीतियों को बनाने में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, नीतियों को बनाने में, मंत्री पद पर काम करने में, मतलब मंत्री बनने में, शासन को चलाने में, इन सब में महिलाओं की जो भागीदारी है, ये भागीदारी क्या है होनी चाहिए, ये एक बहुत मेजर कंसेप्ट है। दरअसल क्या है कि पहले जो विचार था ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड पर आधारित है कि सार्वजनिक जीवन पुरुषों के लिए है और जो प्राइवेट लाइफ है, ये प्राइवेट लाइफ क्या है, ये महिलाओं के लिए है। तो ये पहले जो परंपरागत विचार था ये सार्वजनिक निजी विभाजन पर क्या है, आधारित है। ये क्या है कि ये सार्वजनिक निजी विभाजन पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें महिला को सार्वजनिक जीवन में बाहर कर दिया जाता है। तो जो समकालीन विचार है वह सार्वजनिक निजी जो विभाजन है, इस विभाजन पर बच्चों क्या है, आधारित नहीं है। इस बात को क्या है आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि राजनीतिक जो यहां भागीदारी है वो भागीदारी बच्चों केवल सरकार और राज्य के संगठनों और शक्ति के प्रयोग में है। दरअसल यहां दूसरे स्तर पर जो राजनीतिक जो भागीदारी है वो सीमित है। यहां पर राजनीतिक भागीदारी क्या है, बहुत क्या है, व्यापक है। और यहां क्या है कि जो सक्रियता है वो निर्णय लेने में नहीं है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो महिला सक्रियता है, वह निर्णय लेने में नहीं है। यहां पर क्या है, जो महिला सक्रियता है वह निर्णय लेने में है। इस बात को क्या है, इस बात को आप क्या है देखेंगे तो ये हुआ बच्चों एक ट्रेंड जो चेंज हुआ, वो ट्रेंड क्या है आपको मैंने बताया। ठीक है, अब इसके साथ ही क्या है कि महिलाओं का और मतदान में जो प्रतिशतता है उस प्रतिशतता को हम लोग देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया बच्चों, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया वो नोट कर लिया, नोटेड है बच्चों। आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर कि महिला और मतदान, इसको अगर हम लोग थोड़ा देखें तो पहली बात तो यह है कि मतदान जो है राजनीतिक सहभागिता का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। जो मतदान है वो राजनीतिक सहभागिता का यहां पर कि अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। और अगर हम लोग यहां पर बच्चों महिला मतदाता की बात करें तो भारत में 1952 के प्रथम आम चुनाव में केवल और केवल 32% महिलाओं ने क्या है वोट दिया था। 37% जो महिलाएं थी, इन महिलाओं ने क्या वोट दिया था, 37% महिलाओं ने वोट दिया था। लेकिन 2019 के इलेक्शन में, मतलब जो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में 68% महिलाओं ने क्या किया, वोट दिया। और मतदान विभाग ये वो देश है जहां पर जब चुनाव आयोग जब 1952 के चुनाव में महिला मतदाताओं से उनके पति का नाम पूछ रहा था ताकि निर्वाचक नामावली में, मतदाता सूची में उनकी पहचान दर्ज की जा सके, उनका नाम दर्ज किया जा सके, तो कई महिला मतदाताओं ने अपने पति का नाम बताने से मना कर दिया था, क्योंकि पहले महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। और इसलिए बहुत भारी समस्या हुई इलेक्शन कमीशन को महिला मतदाताओं को दर्ज करने में। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है कि पहले भारत की महिला जिनमें से कुछ महिलाओं ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, लेकिन अगर हम मास लेवल पर बात करें तो कई महिलाओं ने अपने पति का नाम बताने से मना कर दिया और चुनाव आयोग के जो लोग थे वो खिसिया कर रह गए। यहां पर यह हुआ कि महिला जो मतदाता है वो क्या है, वो शामिल ही नहीं हुई। ये यहां पर क्या है, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बात कि भारत में बहुत बड़ा क्या है, निरक्षरता बहुत ज्यादा थी, अशिक्षा थी। और निरक्षरता की वजह से चुनाव में दिक्कत क्या थी कि आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए चुनाव चिन्ह क्या है बनाए गए। चुनाव चिन्ह से आप पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ तो भी आप वोट कर ले जाएंगे। लेकिन जो महिला मतदाता निरक्षर थी उसके लिए यह चीज भी शुरू में कठिन थी।
हालांकि भारत में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उसमें एक बहुत चौंकाने वाला स्वागत योग्य तथ्य है कि 68% जो वोटर्स हैं इसमें महिलाएं पुरुषों से केवल 3% क्या कम है। भारत में मतदान को जो प्रभावित करने वाला कारक है, जो मतदान को जो प्रभावित करने वाला जो कारक है, मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला जो कारक है, वो कारक क्या है? शिक्षा और मतदान। शिक्षा प्रभावित करती है बच्चों, धर्म की भी भूमिका होती है, जाति की भी भूमिका होती है, शिक्षा धर्म जाति वर्ग की भी भूमिका होती है, और इतना ही नहीं, भारत में लिंग की भी भूमिका होती है। पुरुष मतदाता की रुचियां और मतदान के आधार भिन्न होते हैं, महिला मतदाता की जो रुचियां हैं वो रुचियां क्या होती हैं, वो क्या है, भिन्न होती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि महिला मतदाता की अगर भूमिका की हम लोग बात करें तो महिला मतदाता की भूमिका या महिला मतदाता बहुत सक्रिय भूमिका में है, लेकिन वो महिला नेता के रूप में सफल नहीं है। जिस देश में लगभग 68% फीमेल वोटर्स वोट करती हों, उस देश की पॉलिटिक्स में केवल 79 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो महिलाएं हों, केवल 15% महिलाएं उच्च स्तर की राजनीति में हो, 48% के आसपास आबादी का अनुपात रखने के बावजूद। इसका मतलब क्या है कि जेंडर मतलब इसका मतलब कि एक मतदाता के रूप में लिंग की भूमिका तो बहुत सक्रिय दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक महिला के रूप में जो एक नेता के रूप में जो भूमिका है वो भूमिका बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही है। और इसलिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सरप्राइजिंग चीज है, और वो सरप्राइजिंग चीज ये है कि अगर हम लोग जेंडर और पॉलिटिक्स की बात करें, अगर हम लोग जेंडर एंड जो पॉलिटिक्स है इस पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें, और यहां पर दो क्या है, एक बेस लें, एक बेस यहां पर क्या है 2014 के पहले का बेस लें, 2014 के पहले का बेस लें, और एक बेस यहां पर 2014 के बाद का लें, इसके पश्चात का लें, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कि जो जेंडर कारक हैं, जो जेंडर कारक हैं, ये जेंडर कारक मतदान व्यवहार के विश्लेषण में अति महत्वपूर्ण श्रेणी नहीं माना जाता था। मतलब मतदान व्यवहार के विश्लेषण में अति महत्वपूर्ण श्रेणी नहीं माना जाता था, ठीक है, क्योंकि भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं वोट भी परिवार से मेल खाते हुए या मेल रखते हुए डालती रही थी। मतलब यहां पर कि क्योंकि भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं मतदान भी पुरुषों से मेल खाते हुए करती थी, ठीक है। और ये राजेश्वरी देशपांडे और योगेंद्र यादव के सर्वेक्षण थे। मतलब ये कहा जाता था 2014 के बाद क्या है, भारतीय राजनीति में एक नया उभार आया। नया क्या है, उभार आया। और क्या उभार आया? लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें, यहां पर जो लोकसभा चुनाव है इसको अगर हम लोग देखें, और कुछ राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव अगर उसको हम लोग देखें, तो यहां पर आप ये पाएंगे कि लोकसभा के चुनाव में 2014 में लोकसभा के चुनाव में 67% पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, और 2014 के इलेक्शन में 66% महिला मतदाताओं ने क्या है इलेक्शन में भागीदारी की। लगभग बराबर होने की क्या बात यहां पर। फिर इसी तरह से बच्चों क्या है कि 2019 के चुनाव में 68% पुरुषों ने मतदान किया, और 2019 के चुनाव में 68% जो है पुरुष मतदान क्या है या महिला मतदान क्या कर रही थी, केवल 0.3% क्या कम था। विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा के चुनाव में जो महिला मतदाता थी उनकी भागीदारी क्या है ज्यादा हो गई, और वो भागीदारी क्या है 2015 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त क्या है एक ट्रेंड दिखाने वाला था। तो 2015 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव था, इस चुनाव में क्या हुआ, बिहार विधानसभा के चुनाव में यहां पर क्या हुआ कि पुरुष जो मतदाता थे उनका वोटिंग परसेंटेज जो था बच्चों वो 53.32% था, और सरप्राइजिंग बात क्या थी कि जो महिला मतदाता थी उसका वोटिंग परसेंटेज 60.48% था, लगभग 6% अधिक था। यह विशेषज्ञों के लिए बहुत आंख खोलने वाली क्या घटना थी, और बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसका रीजन क्या? औसत जो प्रतिशतता थी वो 56 पॉइंट कुछ थी, लेकिन महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में ज्यादा वोट दिया। इसको कहा गया कि नीतीश कुमार जी के पास साइलेंट वोटर्स हैं। ये किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हल्ला नहीं करती हैं, लेकिन बहुत खामोशी से आकर वोट क्या डाल देती। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको महिलाएं अपनी चॉइस पर वोट करती हैं। वो पुरुष मतदाता से उनकी राय इसमें अलग होती है। ये माना गया कि बिहार में शराबबंदी की नीति से जो पुरुषों के प्रताड़ित होने और घर की माली हालत ठीक होने का जो प्रभाव पड़ा, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के किए गए कुछ हद तक प्रयास, हालांकि वो प्रयास आधे अधूरे हैं, कम है, फिर भी महिला शिक्षा को लेकर जो सरकार प्रयास करती हुई दिख रही थी, उन सब की वजह से महिला मतों की जो भागीदारी थी वो भागीदारी क्या बढ़ी।
फिर इसके साथ आप देखिए कि जब राजनीति में गुंडा मवाली माफिया अपराधी ये ज्यादा आएंगे, जब राजनीति में अपराधीकरण ज्यादा होगा तो महिला मतदाता और महिला नेता दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब राजनीति का अपराधीकरण थोड़ा सा चेक होगा तो महिला मतदाता और महिला जो नेता हैं उन दोनों की संख्या क्या है, बढ़ेगी, क्योंकि असुरक्षा जो है वो कमजोर वर्ग को सबसे पहले महसूस होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रेंड केवल और केवल बिहार का ही नहीं था, ये ट्रेंड लगभग उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी ये ट्रेंड स्वीप कर रहा था। जैसे पंजाब में 78% पुरुषों ने मतदान किया तो 76% महिलाओं ने मतदान किया 2017 के इलेक्शन का, मैं आपको बता रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में अगर 63.56% पुरुषों ने मतदान किया तो महिलाओं ने भी लगभग 60% मतदान किया। और ये माना जाता है कि 3 तलाक के मुद्दे का भी क्या है यहाँ पर असर क्या पड़ा। इसलिए जो है बिहार इस बात का उदाहरण है कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं क्या है, इन सबको क्या है, अधिक वरीयता देती है। फिर इसके साथ ही क्या है कि कई राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, जेडीयू हो, वे राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के मुद्दे को क्या उठाने लगी हैं और उन पर एक उनका क्या स्टैंड है। जैसे कि विवाह की उम्र बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार ने बहुत क्लियर कट फैसला लिया कि विवाह की उम्र बढ़ा दी जानी चाहिए, विवाह की उम्र बढ़ानी। दुराचार पर मृत्युदंड जो है ये क्या है, सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने रेप पर फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट तय किया। फिर इसी तरह से 3 तलाक के मामले में भी सरकार ने 3 तलाक को रोकने के लिए, उसको अपराध बनाए जाने के लिए तुरंत कानून बनाया। सबरीमाला के मामले को भले ही क्रियान्वित नहीं किया जा सका, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद एक प्रोग्रेसिव क्या माहौल क्या बना। समान नागरिक संहिता को लेकर भी एकदम जो महिलाओं पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, उस प्रभाव के संदर्भ में अगर देखें तो राजनीतिक दलों को अपनी राय स्पष्ट करनी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिला आरक्षण को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो घड़ियाली आंसू जरूर बहाते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि हम लोकसभा और विधानसभा में भी 35% का रिजर्वेशन कह देंगे। इसलिए ये बात भी बहुत समझने की है कि ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे क्या है बच्चों, राजनीति में आ चुके हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि कई ऐसे इसकी मतलब क्या है कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, विशेष जो प्रावधान है ताकि महिलाओं का वोट क्या लिया जा सके, ये विशेष प्रावधान जो है वाली या विशेष जो स्कीमें हैं, ये स्कीम जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर क्या है, राज्यों दोनों स्तरों पर क्या है चलाई जा रही है। और ये इसमें महिलाओं को क्या है एक जाति से अलग क्या है रोल में क्या देखा जा रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, केंद्र की उज्ज्वला जो योजना है उस योजना को अगर आप देख लें, या फिर कुछ अन्य स्कीमें हो, उन अन्य स्कीमों में जो केवल महिलाओं के लिए हैं, उन स्कीमों में महिलाओं से वोट लेने के लिए क्या है उन पर बल क्या दिया जाता है। राज्यों के स्तर पर हम लोग देखें तो राज्यों के स्तर पर अगर हम लोग बिहार को देखें तो बिहार में चाहे शिक्षा के लिए साइकिल या स्कूटी, बच्चियों की पढ़ाई के लिए ये, इसके साथ ही शराबबंदी को महिला परिप्रेक्ष्य में आप देखिए। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना जैसी जो योजनाएं हैं ये मानकर चलती हैं कि महिला भी एक राजनीतिक जागरूकता रखती है, और अगर महिलाओं को ध्यान में रखकर हम कुछ स्कीमें चलाएंगे तो वो कास्ट के आधार पर नहीं बल्कि वो जेंडर के आधार पर क्या वोट क्या करेंगे। ये है राजनीति में लिंग संबंधी क्या मुद्दे। अब इसके साथ ही बीपीएससी पीटी पर 50,000 रुपए, तो ये सब लिखना है बीपीएससी पीटी पर, यहाँ पर इस चीज को क्या लिखना है, तो ये बच्चों मैंने क्या है आपको यहाँ पर बताया। लेकिन महिलाएं फिर भी उम्मीदवार, नेता, सांसद, विधायक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अभी भी उनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर आए बच्चों कि अगर हम लोग महिलाओं की बात करें, महिलाओं को राजनीतिक कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और नेता के रूप में उनकी जो भूमिका है, मतदाता के रूप में तो बहुत सक्रिय है, राजनीतिक दल भी क्या है उनके लिए बहुत क्या है, लेकिन यहां पर कि सबसे बड़ी बात है कि यहां पर उनकी जो भागीदारी है बहुत कम है। और इसके कई कारण हैं। यहां पर जो भागीदारी और भूमिका है, भागीदारी और जो भूमिका है बच्चों ये बहुत कम है। कम किस सेंस में है? सबसे पहली बात यहां पर है कि महिलाओं की साक्षरता, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार की वित्तीय स्थिति, परिवार के पुरुष सदस्यों का सहयोग, इसके साथ ही राजनीति में जो खतरे हैं, स्थानीय जो परिस्थितियां हैं, प्रचार की जो रणनीति है, पार्टी के अंदर जो है, तो यहां पर सबसे बड़ा कारण यह होता है कि राजनीतिक दलों को आज भी एक महिला की सफलता पर क्या होता है, संदेह होता है, इसलिए टिकट क्या है नहीं देते। फिर इसके साथ ही बहुत कम संख्या में महिलाएं राजनीतिक संस्कृति की वजह से आगे आ पाती हैं, ठीक है। और अगर उन्हें टिकट दे भी दिया जाता है तो जीतने का अवसर बहुत कम होता है। यदि टिकट दे दिया जाता है तो जो जीतने का अवसर है वो कम है, ठीक है। ये बच्चों क्या है बहुत बिरले ही, जैसे निर्मला सीतारमण जैसे लोग बहुत बिरले उदाहरण हैं जो क्या है सफल क्या होते हैं। तो ये है बच्चों लिंग के आधार पर महिलाओं की भूमिका। मतदाता के रूप में महिला की भूमिका बहुत ही सक्रिय है, लेकिन नेता के रूप में भारतीय राजनीति में महिला की भूमिका अभी भी बहुत सीमित है। इसमें फिर आप पंचायती राज में और नगर पालिकाओं में जो आरक्षण वगैरह दिया गया है तो इसमें यहाँ पर अपवाद के रूप में इसमें सकारात्मक क्या है कि 73वें व 74वें संविधान संशोधन से, 73वां और जो 74वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन से क्या है कुछ फर्क पड़ा है।
और यहां पर क्या है कि कम से कम 1/3 आरक्षण स्थानीय निकायों में दिए जाने की बात है। लेकिन राजनीतिक सहभागिता का स्तर अगर हम लोकसभा में देखें, या फिर हम विधानसभा में देखें, लोकसभा व विधानसभा में, तो ये स्तर क्या है, बहुत कम है। ठीक है, 15% के आसपास है, और 15% के आसपास है, जबकि 33% आरक्षण दिए जाने का क्या है, एक कोशिश क्या की गई थी। तो ये हुआ। तो इस तरह से क्या है बच्चों, ये आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इस तरह से मैंने बीपीएससी का संभावित एक सवाल, ये सवाल आपसे क्या डिस्कस कर दिया। ठीक है, राजनीतिक दलों पर एक इंपॉर्टेंट आज न्यूज आ गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया, इतना ही रखते हैं, नोट हो गया। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है? अभी 1 घंटे की क्लास ले रहा हूं, आगे इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, स्वराज कमल, प्रवीण कुमार, अभिषेक, राधिका, प्रवीण। तो यहां पर बच्चों मैं यहां शुरू से डिस्कस कर देता हूं कि मैंने आपसे कहा कि लिंग क्या है, लिंग और योग में अंतर क्या है, निजी और सार्वजनिक विभाजन, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, महिला और मतदान, लिंग और राजनीति, महिला और राजनीतिक दल। ठीक है, बिहार में 50% है, लेकिन मिनिमम तो 33% ही देने की बात है ना। बिहार में 50% है। ठीक है, तो ये है आरक्षण है, बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो संवैधानिक है कम से कम 33% का है। यहाँ पर क्या आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये है, ये जो पीडीएफ है वो दीपक कुमार सिंह पीडब्ल्यू नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आपको काफी नोट्स वगैरह भी मिल जाया करेंगे, उस पर भी आप जुड़कर ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे नाम को सर्च करेंगे दीपक कुमार सिंह पीडब्ल्यू, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप इसको क्या है नोट कर सकते हैं। 2005, हाँ ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं बच्चों। नाइस क्लास। आज आप लोगों की सशक्तिकरण वाली क्लास थी ना, तो सशक्तिकरण वाली क्लास थी, इसलिए